छेड़खानी के आरोपी विकास के पिता हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस हमलावर हुई है। बीजेपी के अंदर से ही प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। बड़े बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी तो पीआईएल दाखिल करने पर उतारू हो गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस कानूनी राय ले रही है कि क्या आरोपी विकास बराला पर किडनैपिंग की नॉन बेलेबल धारा लगाई जाए या नहीं। लेकिन बराला इसलिए फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अब यह आवाज बीजेपी के अंदर से ही है। बीजेपी के ही सांसद राजकुमार सैनी ये कह रहे हैं कि बराला को तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए और सुब्रमण्यम स्वामी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। छेड़खानी के केस में अकेले पड़े हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की सीबीआई की जांच की मांग यहां पर और ज्यादा अकेले पड़ गए हैं इस मांग को लेकर। इसके अलावा राजकुमार सैनी ने यह कह दिया है कि आप इस्तीफा दीजिए, अपने आप को पाक साफ सिद्ध कीजिए और उसके बाद दोबारा आइए। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे के ऊपर लड़की के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी साहब, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की ने ये कहा है कि उन्होंने छेड़खानी की और उनको जो है मतलब मॉलेस्टेशन तक की बात आ गई। देखिए, पहले तो किसी का पीछा करना और फिर उसके रोक करके उसे हाथ मार करके खिड़की खुलवाने के लिए उकसाना। मैं तो उस लड़की की हिम्मत की दाद दूंगा कि जिस प्रकार से उसने पुलिस के और कैमरे के सामने आकर के अपनी बात रखने की हिम्मत जुटाई है। अन्यथा 90% महिलाएं इस समाज के अंदर अपनी इज्जत को तार तार होने से बचाए रखने के लिए ही हमेशा चुप और मौन धारण करके उत्पीड़न सहती रहती हैं। कहते हैं जैसे खाए अन्न वैसा हो जाए मन। व्यवस्था जिस प्रकार से घर में रही उसी प्रकार से बच्चों को शिक्षा और भरण पोषण मिला होगा। अन्यथा इस प्रकार से कोई पीछा नहीं कर सकता बच्चा, औरों के भी बच्चे हैं। तो इसमें आपको नहीं लगता कि सुभाष बराला जी को जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष से? बिल्कुल, उनको नैतिकता के आधार पर विपक्ष को मुंह खोलने से पहले ही करारा जवाब दे देना चाहिए। कानून जो कार्रवाई करेगा वो उसे मंजूर होनी चाहिए। सर, अगर सुभाष बराला जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे कि इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पार्टी की जो इमेज है वो खराब हो रही है इससे? देखिए, पार्टी का विषय पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व करेंगे, लेकिन आपने मुझसे व्यक्तिगत सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। सर, हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने। क्या हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटा जब ऐसा करता है तो आपको नहीं लगता कि सच में पार्टी की इमेज बहुत खराब हो गई इस केस के बाद? इसीलिए मैंने ये बात कही कि पार्टी की तरफ उंगली उठने से पहले हमें डिसीजन ले लेना चाहिए और बराला जी को इसके बीच में विलंब नहीं करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि वो पीआईएल दाखिल करेंगे और अब उससे आगे जाकर सीबीआई जांच की मांग भी स्वामी करने लगे हैं। हरियाणा के मामले में ना सिर्फ ऑपोजिशन इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, बल्कि बीजेपी के अंदर से भी काफी आवाज उठ रही है। इस वक्त हमारे साथ है सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि अपना बात कहने पे कभी कतराते नहीं है। सर, आप एक पीआईएल फाइल करने जा रहे हैं, काफी अनयूजुअल बात है क्योंकि आप पार्टी के मेंबर है, बावजूद इसके आपने स्ट्रांगली इसको अपोज किया। नहीं, देखिए, पार्टी के मेंबर और पार्टी में फ़र्क होता है जी। पार्टी का एक संविधान होता है, उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। पार्टी का सिद्धांत होता है, उसके अनुसार काम। यहाँ मैं चंडीगढ़ पुलिस की जो व्यवहार है उसको देखकर मुझे आश्चर्यचकित हुआ। मैंने सोचा कि सारा जो चंडीगढ़ की जनता है उसमें एक भय पैदा हो जाएगा कि भाई हम कोई बच नहीं सकते और सरेंडर के मूड में कई लोग आ जाएंगे। तो इसीलिए लोगों को ये कहना कि ये देश लोकतंत्र देश है, इसी का संविधान के अनुसार चलती है, सीआरपीसी आईपीसी के आधार पर चलती है, उसको वो विश्वास जगाने के लिए मुझे कदम उठाना चाहिए। उसके लिए मैंने ये सोचा कि एक पीआईएल फाइल करनी चाहिए जिसमें हम कोर्ट से कहेंगे कि ये चंडीगढ़ पुलिस ने जो पलटी मारी है
उसके बाद सारा विश्वास उसके ऊपर से हट गया है जी। और अब कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन विद सीबीआई। मैं तो कहता हूँ जो तुरंत ठीक करना है वो तो है ये पुलिस में जो रीढ़ की हड्डी नहीं है उसको रीढ़ की हड्डी सर्जरी करानी होगी। वो तो सिर्फ कोर्ट के जरिए हो सकती है, वो तो पॉलिटिकल इश्यू से अलग है। तो सुब्रमण्यम स्वामी साफ तौर पर यह कह रहे हैं, सवाल पुलिस पर भी उठा रहे हैं कि पुलिस ने धाराएं क्यों बदली और पुलिस का इलाज भी जरूरी है। इससे पहले विपक्ष ने भी छेड़खानी कांड पर खट्टर सरकार को घेरा। भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष और उनके बेटे को बचाने के लिए एक युवती के साथ अन्याय कर इस पूरे मामले में एक षड्यंत्र को अंजाम दे रही है ताकि पूरे मामले पर पर्दा डाला जा सके। हैरानी की बात यह है, आश्चर्यचकित करने की बात यह है कि अब पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि वो सारी सीसीटीवी की फुटेज गायब है। यानी मुकदमा दर्ज भी नहीं हुआ सही धाराओं में, यानी मुकदमे की तफ्तीश भी शुरू नहीं हुई, पर सीसीटीवी की फुटेज उससे पहले ही गायब हो गई। क्या इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस मामले की जांच करने वाली है? मुझे ये लग रहा है कि इस केस को दूसरी दिशा में ले जाने का काम किया जा रहा है। कमजोर तो थाने में ही कर दिया गया था, क्योंकि जो धाराएं लग सकती थी, एक मतलब अपहरण के प्रयास की धारा वो नहीं लगी है। वो नशे में धुत थे, स्टॉकिंग कर रहे थे, वो लड़की अकेली थी। पुलिस अगर चाहती और अगर पुलिस के ऊपर दबाव न होता तो बहुत मजबूती के साथ उनके मतलब जेल जाने का पूरा इंतज़ाम किया जा सकता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किया गया और शायद उनकी बेल को भी अपोज नहीं किया गया और उनकी बेल बहुत जल्दी होगी, जो कि होती नहीं इस तरह के मामलों में। चंडीगढ़ के इस वर्णिका कुंडू मामले की जांच में पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सेक्टर 7 से लेकर सेक्टर 26 के बीच कई जगहों की सीसीटीवी फुटेज गायब है, जिन्हें हर हाल में होना चाहिए था पुलिस के पास। ये वही इलाके हैं जहां उस रात वर्णिका कुंडू का पीछा किया गया था। शुक्रवार की रात को वर्णिका कुंडू की मुलाकात जिंदगी के सबसे भयानक खौफ से हुई। खुशकिस्मती थी कि वर्णिका सलामत रही, लेकिन जो आरोपी निकले उनके साथ क्या हुआ? क्या पुलिस अब उनकी सलामती में जुट गई है? क्या पुलिस हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे विकास बराला को बचाने में जुट गई है? क्या उस रात के सबूत अब मिटाए जा रहे हैं? चंडीगढ़ के सेक्टर 7 से सेक्टर 26 के बीच 8 जगहों के सीसीटीवी फुटेज गुम है। ये वही जगह है जहां आरोपी ने वर्णिका का पीछा किया था। इन 8 जगहों से सीसीटीवी फुटेज का मिलना तय था, लेकिन फुटेज अब नहीं मिल रही है। पहली जगह सेक्टर 9 इंटरनेशनल मार्केट की वाइन शॉप है, जहां से आरोपी विकास बराला और आशीष ने शराब खरीदी थी। दूसरी जगह सेक्टर 7 के पेट्रोल पंप और सेक्टर 7 की मार्केट की है, जहां आरोपी खुलेआम सड़क पर शराब पी रहे थे। यहीं से उन्होंने लड़की के पीछे अपनी कार लगाई। तीसरा सेक्टर 26 खालसा कॉलेज की लाइट पॉइंट है, जहां आरोपियों ने लड़की की कार के आगे अपनी कार लगाकर उसे रोकना चाहा। चौथा सेक्टर 26/7 की लाइट पॉइंट, पांचवा मध्य मार्ग पर सेक्टर 26 ग्रेन मार्केट चौक पर, छठा ट्रांसपोर्ट लाइट पॉइंट पर, आठवां कलाग्राम लाइट पॉइंट पर और 9वां हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट पर। सीसीटीवी फुटेज सामने आती तो बराला के बेटे को अपनी करतूतों का कोर्ट से सजा मिलना तय हो जाता। शुरू से ही शक के दायरे में आई यूटी पुलिस की किरकिरी हो रही है। शक जताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर सामने नहीं लाई जा रही है। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। वर्णिका के पिता ने भी छेड़छाड़ मामले पर मोर्चा खोल दिया है। आज उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखी जिसमें कहा कि हम इस मामले पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। तमाम दबाव के बावजूद हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जांच को प्रभावित नहीं करेंगे और ये भी चाहते हैं कि आरोपी भी प्रभावित न करें। पुलिस और जांच अधिकारियों को अपना काम करने दिया जाए। हम चाहते हैं कि गुनहगार को सजा मिले। ये दुर्भाग्य है कि आरोपियों के घर वालों को मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। हम उसे जिम्मेदार नहीं मानते हैं। विजेंद्र कुंडू ये पीड़ित के पिता हैं जिन्होंने ये फेसबुक पोस्ट लिखी है, यानी कि अब वो भी बेटी की तरह पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि वर्णिका ने भी कहा है कि अब मैं इस लड़ाई को अंत तक पहुंचाकर ही दम लूंगी। और अब हरियाणा से ही एक और खबर है।
हरियाणा के एक और बीजेपी नेता बुरी तरह से घिर गए हैं। फतेहाबाद में बीजेपी के नेता दर्शन नागपाल की दबंगई के चलते एक मरीज की मौत का आरोप है। बीजेपी नेता ने देर तक एम्बुलेंस का रास्ता रोके रखा, जिससे मरीज की मौत हो गई। आरोप के अनुसार बीजेपी नेता दर्शन नागपाल ने अपनी गाड़ी से मामूली एक्सीडेंट के बाद पीछा कर रही रोक ली एम्बुलेंस और एम्बुलेंस की चाबी निकाल ली। देर तक बहस के दौरान मरीज एम्बुलेंस में पड़ा रहा और उसने दम तोड़ दिया।